महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, ये आपके और हमारे सबके सामने है। हर 10-10 दिन में, हर 15-15 दिन में मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ाती जा रही है, गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं। यह वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रुकिए और कुछ दिन और बेतहाशा ये लोग वृद्धि करेंगे। आम लोगों का खून चूस रहे हैं लोग तबाह है, बर्बाद हो रहे हैं। देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बेधड़क में आज बात होगी महंगाई पर छिड़े महासंग्राम की। मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश में महंगाई का महाविस्फोट हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई का सीएनजी बम भी फूटा। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसी महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 3000 रुपए को पार कर गए। महंगाई बढ़ी तो सियासी लड़ाई भी छिड़ गई। महंगाई पर शहर शहर सियासी कोहराम मच गया। महंगाई को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगा। आज दिल्ली में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं अयोध्या में पवन पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत करीब सभी विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से हालात खराब हुए। लेकिन सत्ता पक्ष की दलील है कि मिडिल ईस्ट संकट से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और इसी की वजह से महंगाई भी बढ़ी है। अब सवाल है कि बेतहाशा महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, कैसे संकट का समाधान होगा, और सवाल यह कि अगर मिडिल ईस्ट के हालात नहीं सुधरे तो क्या महंगाई का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। महंगाई पर महासंग्राम छिड़ गया। शहर शहर सियासी कोहराम मच गया। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई। दिल्ली में कांग्रेस ने बैलगाड़ी लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देवेंद्र यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध का अनोखा तरीका अख्तियार किया। बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन किया। इधर राम की नगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई। सपा नेता पवन पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर विरोध जाहिर किया, जबकि भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर प्रहार किया। लगातार देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज चाहे दूध की कीमत हो, डीजल और पेट्रोल की कीमत हो, एलपीजी की कीमत हो, सीएनजी की कीमत हो, लगातार बढ़ाई जा रही है। आज हालत ये हो गई है कि लोगों के जहां मुंह से नवाला छीन लिया गया है, वहीं हालत ये है कि आज बच्चे के मुंह से दूध भी छीन लिया गया है। महंगाई के खिलाफ विरोध का विस्फोट तब उठा जब 48 घंटे के भीतर जनता की जेब पर चोट हुई।
शुक्रवार को पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई का सीएनजी बम भी फूटा। सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। वहीं सरकार ने सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और अचानक गोल्ड सिल्वर के दाम में तेजी आ गई। जबकि कुछ ही दिन पहले किचन में महंगाई का सिलेंडर बम फूट चुका था। कमर्शियल सिलेंडर एक झटके में 993 रुपए इसी महीने महंगा हुआ था। मई के महीने में देश की जनता पर महंगाई का चौतरफा अटैक हुआ। तेल गैस से लेकर सोना चांदी दूध के दाम बढ़े और इसकी वजह मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग है, जिसका असर भारत पर भी दिखने लगा। लगातार ये कई माह से ये वैश्विक संकट खींच रहा है और उन्होंने आपने देखा 4 दिन पहले उन्होंने आम जनता से भी अपील की, सभी लोगों से अपील की कि कम से कम डीजल खर्च करें, पेट्रोल कम से कम खर्च करें, जिसका उन्होंने अपने भी कॉर्पोरेट में कटौती की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी किया, कई राज्यों की सरकारों ने भी निर्देश जारी किया गया है। लेकिन यह वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना पड़ा। अमेरिका ईरान में छिड़ी लड़ाई की वजह से महंगाई की अंगड़ाई है और मिडिल ईस्ट संकट का समाधान नहीं हुआ तो पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान के युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। हॉर्मुज़ बंद होने से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। घाटे की भरपाई करने के लिए तेल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो संकट और गहरा सकता है। इसी को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड से दुनिया को बड़ा संदेश दिया। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। विदेशी सरजमी से पीएम मोदी ने दुनिया को सीधा संदेश दिया, हालात नहीं बदले तो दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। मिडिल ईस्ट की लड़ाई सबसे बड़े संकट की वजह बनेगी। तेल गैस से लेकर खाने पीने तक की वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस संकट के वक्त भी सियासत जबरदस्त हो रही है। पिछले 12 साल से मोदी सरकार का जो साइकिल ऑफ लूट है, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस, छोटू सिलेंडर, सीएनजी, इन सब को लेकर वो बदस्तूर जारी है। 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं। जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए। एकदम समाज के, मोहल्ले के वासियों की तरफ से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति ये स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। मिडिल ईस्ट संकट के बीच महंगाई पर सियासी लड़ाई बढ़ चली है, लेकिन सवाल है कि इस संकट का समाधान होगा कैसे। बढ़ती महंगाई का ग्राफ कैसे थमेगा, और सवाल यह भी है, अगर मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो क्या महंगाई और रुलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये महंगाई की मार से जनता जो है उससे राहत मिलेगी या यही स्थिति बनी रहेगी, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ विश्वास पाठक जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। विश्वास जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अस्मा तस्लीम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। अस्मा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मिताली निकोरे जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। मिताली जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विनोद रावल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले विश्वास पाठक जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में महंगाई की मार देश की जनता झेल रही है। देश के लिए सब जायज है,
लेकिन महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, नारा आपका ही था, अच्छे दिन आ गए, नारा आपका ही था। क्या इसी अच्छे दिन की उम्मीद जनता कर रही थी? इट इज लाइक थर्ड वर्ल्ड वॉर। ओके। और ये सिचुएशन में हर देश जूझ रहा है और ये हार्मुज का जो संकट निर्माण हो गया है उससे कारण सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है। और कल से आप भी सब टीवी की चैनल दिखा रहे हैं कि सभी देशों में 20% से लेकर 90% तक तेलों के दाम बढ़ा दिए हैं। उसके मुकाबले भारत ने कितना दाम बढ़ाया है? 3%। उसका कारण यह है कि भारत इस संकट को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, बिल्कुल, और जनता तक उसका इफेक्ट कम हो इस प्रकार का प्रयास कर रहा है। इसी सरकार ने मार्च महीने में युद्ध चालू होने के बाद में सेंट्रल एक्साइज में 10 रुपए की कटौती की। 10 रुपए का रिलीफ पहले ही दे दिया है और अभी भी जो हमने भाव बढ़ा है वो केवल 3 रुपए से बढ़ा है, 3.25 रुपए से बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व के सभी देशों के मुकाबले भारत इसका मुकाबला बहुत सही तरीके से कर रहा है और लोगों को कम से कम उसका इम्पैक्ट है, इस प्रकार का प्रयास चल रहा है। कैसे? वो धरातल पे तो दिख नहीं रहा है। दूध के दाम अचानक से 2 रुपए बढ़ा दिए गए, कुछ नहीं, ठीक है, चलिए 2 रुपए दूध के बढ़ा दिए गए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अब सब कुछ महंगा होगा, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सप्लाई और माल ढुलाई महंगी होगी, दाम बढ़ेंगे। आम जनता क्या करे? आम जनता के पास पैसे नहीं। आपने सोना चांदी खरीदने से मना कर दिया, सोना चांदी कौन खरीद रहा है? मतलब देश हित के नाम पे कुछ भी क्या कुछ भी। उस समय अगर आपको जमीनी तौर पर क्या हो रहा है अगर देखना है तो थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर भी जाइए। ये विश्व का संकट है। जिस अमेरिका में 60% प्रोडक्शन तेल का वहीं पर होता है, उसने 45% से दाम बढ़ा दिया है। आज पाकिस्तान में 450 रुपए के पेट्रोल के दाम है, श्रीलंका में 383 है। हमारे इधर पेट्रोल के दाम सब है। हमारा ये दावा नहीं है कि हम कुछ बढ़ाए नहीं है, नहीं, आपने कुछ बढ़ाया नहीं है विश्वास जी, लेकिन जनता के घर पे गैस सिलेंडर चाहिए ना, जनता को खाना बनाना है ना, नहीं तो ये जो जनता वैश्विक को संकट खाने का निवाला चाहिए ना, चाहिए। लेकिन ये जो वैश्विक संकट है, ये वैश्विक संकट में सभी को कुछ ना कुछ ये पेज होने वाला है। नहीं, ये भारत के भी होने वाला है। ये पेज होने वाला है, सबसे कम रखा ये है, पेज होने वाला है तो आम जनता ही क्यों करे? आम जनता ही सिर्फ क्यों करे? 300 गाड़ियां लेकर के आपके विधायक महोदय घूम रहे हैं और आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभिषेक जी वो 2 दिन पहले का इतिहास हो गया। उसके बाद से हर राज्य में हर मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने आपका काफिला कम कर दिया है। अभी मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, महाराष्ट्र में स्वयं मुख्यमंत्री बाइक पे घूम रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिगो फ्लाइट से चल रहे हैं, स्पेशल फ्लाइट से नहीं चल रही है। इसलिए उसका रिस्पांस अब आना चालू हो गया है, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा भी अगर हम फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं इस प्रकार के सब एफर्ट्स करके, तो हमारा जो गंगा जली है, हमारा जो रिजर्व्स है, हम वो बचा पाएंगे। ये कोई ऑस्टेरिटी मेजर नहीं है, संकट की घड़ी नहीं है। देखिए, 770 बिलियन US$ का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 60 डेज का हमारे पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भंडार है। अभी बताइए, जब 75 दिन पहले युद्ध खड़ा हो गया था तो अपोजिशन ने क्या कहा था? ये 8 दिन भी नहीं पूरेगा, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये नहीं चलेगा। अब 75 दिन से हम हैंडल कर ही रहे, अगले 60 दिन का भी हमारे पास भंडार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये स्थिति को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। ठीक है अस्मा जी, जब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, फिर आप लोगों को बैलगाड़ी लेकर के सड़क पे उतरने की क्या जरूरत पड़ गई? हाय अभिषेक जी, हेलो टू ऑल माय co-panelists. So I like to begin this entire debate by saying, मोदी है तो महंगाई है। You know, अच्छे दिन सिर्फ मोदी जी के और बीजेपी के आए हैं, आम जनता के अच्छे दिन नहीं है। ये बुरे से बुरे दिन आ गए हैं। ये लोग जो बोलते थे ना, अच्छे दिन का नारा सिर्फ इनके लिए था, ये देश की जनता के लिए नहीं था। आप बोलिए, जो लोग 50 से 60 रुपए सिर्फ पेट्रोल में देते थे जब यूपीए की सरकार थी, आज वो लोग 100 रुपए की अनखरीद पे कर रहे हैं पेट्रोल के लिए। तो आप बताइए, क्या ये अच्छे दिन हुए हैं? आप बताइए, जो क्रूड ऑयल सब में ज्यादा महंगा बिकता था यूपीए के टाइम पे,
स्टिल हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई थी। हमने किया था कि हम लोगों को राहत पहुंचाए, फ्यूल हाइक ना होने दे, तो ये लोग को प्रॉब्लम होती थी। नहीं, आप लोग ना ऑयल बॉन्ड्स का एक्स्ट्रा आपने जो कंपनीज को लगाया, इसका हमारे ऊपर बर्डन था। अभिषेक जी, मैं एक बात बता दूं, ऑयल बॉन्ड्स का कितना बर्डन था ये गवर्नमेंट पे? सिर्फ 3.2 लाख करोड़। बाकी का मोदी सरकार ने प्रॉफिट कमाया है 32 लाख करोड़ ऑन दिस क्रूड ऑयल सेविंग्स। आज जब इतना फ्यूल हाइक हो गया है, व्हाई कांट दिस गवर्नमेंट अब्सॉर्ब द व्हाटएवर हाइक इज हैपनिंग टुडे? व्हाई शुड अ कॉमन मैन फेस इट? आप जब चुनाव रैलीज करते थे, आपने एक दफा बोला लोगों को कि आपको फ्रूगल होना चाहिए, ऑस्टेरिटी अपील की थी आपने। चुनाव में लोगों को आपने सिर्फ ये भ्रम फैलाया कि सब चंगासी, कुछ परेशान नहीं है। ऑपोजिशन भ्रम फैलाता है। राहुल गांधी जी को आदत है भ्रम फैलाने की। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब चंगासी है, सब ठीक है। फिर आज क्या हुआ? जैसा चुनाव, एक चीज अस्मा जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि परेशानी वैश्विक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के स्तर पे चीजें हैं, वैश्विक स्तर पे परेशानी है, इसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। अभिषेक जी, आप बताइए, यूपीए की तुलना आज अगर मैं करूं, अब बताइए, ये लोग ने एसपीआर रिजर्व्स, जो स्पेशल पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं, 10 साल से नेहरू पे ब्लेम करते आए हैं, राहुल गांधी पे ब्लेम करते आए हैं। आप बताइए, एसपीआर रिजर्व्स पे कितना काम किया मोदी सरकार ने? जबकि चाइना 5 बिलियन मेट्रिक टन इन लोग का चाइना का एसपीआर रिजर्व से। आप बोलिए, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड बताइए कि 10 साल से क्या रिपोर्ट कार्ड है ये गवर्नमेंट का? 10 साल से इन्होंने क्या किया? आज डॉलर 96 पे आ गया है अगेंस्ट रूपी। 3-4 दिन में वो शायद 100 भी टच कर ले। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड ये है कि मोदी है तो महंगाई है। द फैक्ट इज दैट चुनाव के लिए आप लोग वोट चोरी कर ले, सबको एसआईआर करा ले और चुनाव जीत जाए। चुनाव ठीक है, इस पे एक क्विक रिएक्शन विश्वास जी, इस पे रिप्लाई, उसके बाद फिर मैं विनोद जी और मिताली जी के पास जाता हूं। विश्वास जी, देखिए, बार बार कांग्रेस तरफ से ये कहा जाता है कि जब पर बैरल दाम कम हो गए थे तो आपने वो मुनाफा जनता तक क्यों नहीं पहुंचा? मुझे बताइए, कोई भी एक मैच्योर्ड आदमी बताए, जो मैच्योर्ड कंट्री है, किस ने ऐसा मुनाफा पास ऑन किया? हर एक सेंसिबल गवर्नमेंट ने उसको डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए और वेलफेयर एक्टिविटी के लिए जमा किया। अब मैं आपको अभी मेरे को बात करने दो, मुझे बात करने दो। अस्मा जी, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। अस्मा जी, अस्मा जी सुन तो अस्मा जी, प्लीज कीप क्वाइट, आई विल गिव यू एवरी। जस्ट डू नॉट लाई। अस्मा जी, एक सेकंड सुन तो लीजिए, बोलिए। हाँ, नहीं, सुनने का धैर्य चाहिए ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, तब हमारा इकोनॉमी 2 ट्रिलियन की थी। अभी वो 4 ट्रिलियन पे चले गई है। 15 लाख करोड़ का हमारा बजट का साइज 60 लाख करोड़ का हो गया है। और ये सब करते समय मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के रेट कभी बढ़ाए? ऑन द कॉन्ट्ररी, 2.5 लाख की लिमिट 12 लाख तक की टैक्सेस न बढ़ाते हुए इस प्रकार की जो इकोनॉमी डेवलप की है, 11वें पायदान पे से 5वें पायदान पे आई है, ये मोदी जी के कारण आ गई है। और ये 3.5 लाख करोड़ का बॉन्ड का जो खर्चा था, भुगतान था, वो इसी सरकार ने किया है। ठीक है, कोविड पीरियड में विश्वास जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। विश्वास जी, नहीं, कोविड में भी 21 लाख का जो पैकेज छोटी सी बात कि ठीक है, जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे उस समय खूब कमाया गया, बहुत पैसे कमाए गए। जरा सी परेशानी हुई, आपने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, किसको फायदा पहुंचाना था? देखिए, किसको फायदा पहुंचाना था? डायरेक्ट बताइएगा, किसको फायदा पहुंचाना? जनता को अल्टीमेटली पहुंचा, जनता के ऊपर ही पास होना था। आज 10 दिन की बात हुई है, पेट्रोलियम कंपनियों को हर रोज 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। भाई, जिस समय फायदा हो रहा था पेट्रोलियम कंपनियों को, उस समय तो जनता की बात नहीं आई। पेट्रोलियम कंपनियों की तकलीफ आपको दिखाई दे रही है। वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लगाया, आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। वाह, शानदार। आज फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, जीडीपी हमारा हाईएस्ट नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम मोस्ट सब कुछ फास्ट है। विश्वास जी, सब कुछ फास्ट है, बावजूद इसके 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। डेवलपमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है, डेवलपमेंट है कि नहीं है? अग्रीड। फिर भी 80 करोड़ लोगों को राशन हम दे रहे हैं बैठ करके। देना ही चाहिए, बिल्कुल। यही तो मैं कह रहा हूं, यही डेवलपमेंट है। गलत क्या है? ठीक है, और इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी है। विनोद जी की हालत ऐसी क्यों हो गई है?
क्योंकि उनके बेवकूफी के कारण सर हमारे अच्छे दिन ये है, लेकिन कांग्रेस के बुरे की गिनती हुआ है। विश्वास जी, कांग्रेस के बुरे दिन हैं, आपके अच्छे दिन हैं, तभी आप अभी सत्ता में, तभी तो सवाल आप ही से पूछेंगे ना, किससे पूछे? उसकी जवाब दे रहे ना। तो वही उसके फैक्चुअल जवाब अगर मिलेगी जनता को, जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ है, तभी तो जनता आपसे सवाल पूछ रही है। ठीक है विनोद जी, अब थोड़ा सा मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम, 3 रुपए प्रति लीटर डीजल के और पेट्रोल के दाम, 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम, आने वाले समय में क्या किचन में और ज्यादा हम महंगाई देखने वाले हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। न्यूज इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है, ये अब सर्कुलर इन्फ्लेशन है, ये अब आपकी रसोई तक तो पहुंच गया है। अब ये फ्यूल का जो असर है वो खाली फ्यूल तक नहीं रहता है, क्योंकि पूरी लॉजिस्टिक चेन है। जब आपका तेल महंगा होता है तो उससे आपकी सारी लॉजिस्टिक महंगी होती है। उस पूरी लॉजिस्टिक महंगी होने का नतीजा ये है कि अभी जो अगली खबर है, जिस तरह से आपके डिलीवरी की कॉस्ट महंगी हो जाती है। आज एक बर्गर आपके घर जो पहुंचता है, जो फास्ट फूड से खाना आता है, जो ग्रोसरी जिस तरह की भी आती है, उसके ऊपर जो डिलीवरी है वो 7-8 किलोमीटर वो ड्राइव करके आता है, उस पर तेल खर्च होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इस तरह से लॉजिस्टिक, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक रेजिलियंस हम नहीं क्रिएट कर पाए, ये तो मोदी जी ने खुद नीदरलैंड में आज बोला कि हमें रेजिलियंट सप्लाई चेन की जरूरत है। तो जो सप्लाई चेन का जो इफेक्ट है उसका असर आपकी रसोई तक बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी आपका दूध महंगा हुआ है, इससे दालें भी महंगी होंगी, क्योंकि सब कुछ तो ट्रांसपोर्ट होगा। बिल्कुल। और जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके साथ फ्यूल की कॉस्ट का असर कैसे आप पर नहीं पड़ेगा, आप कैसे बच सकते हैं? सीएनजी महंगी होने से आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, आपके सब ट्रांसपोर्ट स्मॉल ट्रांसपोर्टर्स महंगे होंगे। दूसरा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली कंजम्पशन इकोनॉमी ज्यादा है। हम अभी तक डिजिटल इकोनॉमी में हम 88% फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। जब हमारा फ्यूल इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, उसके और हमारे पास अपना कोई, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई रिजर्व फंड हमने नहीं बनाया, तो अगर वो रिजर्व फंड नहीं बना है तो हमें वो बनाने की बिल्कुल बड़ी सख्त जरूरत है, ताकि कभी ऐसा कोई समय आए तो हम अपने आप को रिजिलियंट रख पाए। मैं इस बात से इंकार, मैं कोई पॉलिटिक्स पे नहीं बात करूंगा कि मैं कांग्रेस की या बीजेपी की, दोनों तरफ की कमियां हैं कि जब समय अच्छा होता है, तो जब हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तब हम इन बातों को भूल जाते हैं। जब चुनाव 5 दिन पहले चल रहा था तो हमारी रैलियां 300 गाड़ियों से होती थी, 2 दिन के बाद हम अपने पूरे देश से डिमांड करते हैं कि अब हम 2 गाड़ी पे चलेंगे। बिल्कुल एग्रीड, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां चूक हुई है, और ये हम चूक, इस बात को पहले भी हम बचा सकते थे और इसको थोड़ा और आगे पुश कर सकते थे। इस जो आज हम सब कुछ महंगा करना पड़ा, इसको कुछ दिन और आगे ले जा सकते थे, क्योंकि जब आपकी लॉजिस्टिक बैकबोन कमजोर होगी तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ना निश्चित है। 3.8% इन्फ्लेशन पे आज हम खड़े हैं, और हम कहां जाएंगे अभी हमें पता नहीं, क्योंकि लड़ाई अभी जल्दी समाप्त होती दिखाई नहीं देती। जिस तरह से कल ट्रंप साहब की और चाइनीज प्रीमियम की कल नहीं हो पाई, इट्स ए फेल्ड मीटिंग, तो उसके बाद अगर आप देखें, वरना वहां 20 जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज जो गई हुई थी, एक उम्मीद की जा रही थी कि पूरी 20 ट्रिलियन डॉलर्स के जो कंपनी चलाने वाले लोग उनके साथ गए थे, उसके बावजूद वो डील नहीं हो पाई, और किसी तरह का पूरी दुनिया को एक जो पीस का संदेश था वो नहीं मिल पाया। और जिस तरह से अपने गिफ्ट फेंक करके डस्टबिन में गए, वो एक ऐसा मैसेज खतरनाक है कि अब क्या होने वाला है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभिषेक जी उन्हीं को आती है, मेरे सारे पैनलिस्ट इस पे एग्री करेंगे, कि जो इकोनॉमी पोरस होती है, जो वीक होती है, उस पर सबसे ज्यादा असर आ जाता है। बिल्कुल। असर तो सब पर आ रहा है, मैं कहीं डिनाई नहीं करूंगा कि यूएस पर नहीं असर पड़ा या बाकी देश पर नहीं पड़ा, ये एक वैश्विक संकट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने कुशन्स लगाने पड़ते हैं, आपको अपनी सीट बेल्ट बांध करके टर्बुलेंट वेदर से निकलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कहीं हम शायद चूके हैं उसके लिए, या हमने जितना किया वो सफिशिएंट नहीं हो पाया, और हमें भुगतना पड़ रहा है। वरना ओईसीडी तो बहुत समय से इस बात के लिए हमको वार्न कर रहा था कि आपको रेजिलियंट होने की जरूरत है। हमें कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ देखना होगा कि कैसे वो अपने आप को इस तरह से बचा करके रखते हैं, के लिए तैयार इस तरह से अपने आप को कुशन रखते हैं कि उनको झटके कम से कम लगते हैं। मिताली जी, अब देखिए, ये सारी समस्याएं हैं, हम सभी जान रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं, हॉर्मुज बंद है,
ये परिस्थिति आज नहीं तो कल आनी थी, ये हर कोई जानता है। हाँ, इसको हम डिले कर सकते थे, अभी की जगह हो सकता है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, ये परिस्थिति आनी तो थी। अब इस समस्या के आने के बाद आगे क्या, इस समस्या से कैसे, खास करके उस वर्ग को जहां तक अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं पहुंची हैं और महंगाई का सबसे ज्यादा असर जिन पे हो रहा है, उनको कैसे बचाया जाए, इसके लिए क्या आपको लगता है एक अर्थशास्त्री के तौर पे कि सरकार को उस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है? मैम शायद आप म्यूट हैं। हाँ। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं करना चाहूंगी, कुछ पॉइंट्स में मैं एक साइड से अग्री करती हूँ, दूसरी साइड से अग्री करती हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात है डेटा की, बात है। सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं वो ये आ रहा है कि कौन से देशों में एक्चुअली प्राइस इंक्रीज किया गया है और कहां पर इस प्राइस को एक्चुअली कुशन करा गया है। तो मैं अभी G20 कंट्रीज का एक्चुअली पूरा डेटा एनालाइज अभी ही कर रही थी और मुझे पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम देखें तो डीजल के प्राइसेस 40% बढ़े हैं। अर्जेंटीना में अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 20% बढ़े हैं। इंडोनेशिया में डीजल के प्राइसेस 90% बढ़ाए गए हैं। चाइना में भी 20-25% प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। इन सारे देशों में क्यों ये प्राइसेस बढ़ाई गई हैं? बिकॉज उन सारे देशों में एक ऑयल मैनेज्ड रेजीम नहीं है। वो ऑयल मार्केट्स प्राइसेस अपने आप फैक्टर इन होके कंज्यूमर्स को दिख जाती हैं। हमारे यहाँ पर मैनेज्ड प्राइसेस का सिस्टम है, यानी कि जिस टाइम पर ग्लोबल मार्केट में प्राइस कम होगी हमें फिर भी वही प्राइस दिखेगी और जब ज्यादा होगी तब भी हमें मोस्टली वही प्राइस दिखेगी। ओवरऑल सरकार नियरली 1000 to 1200 करोड़, मतलब 1000 से 1200 करोड़ का दिन का खर्चा अभी भी उठा रही है, इवन 3 रुपए बढ़ा के। और जैसे कि हम सब मानते हैं कि ठीक है, इसका टाइमिंग, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगी। क्या इलेक्शन के पहले भी 1000-1200 करोड़ था? हाँ था। क्या वो आज है? आज भी है। क्या वो कल होगा? कल भी होगा। तो ये खर्चा आज की डेट में सरकार के पास कोई चॉइस नहीं है, उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे 2-3 रुपए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा बढ़ा दिया रिटेल प्राइस पेट्रोल की, तो इन्फ्लेशन ऐसे शूट अप करेगी कि हम सब उसका हिसाब नहीं रख पाएंगे। तो ये जो एक मैं कहूंगी कैलिब्रेटेड इंक्रीज जैसे हम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज, ये कैसे, इसका क्या? क्योंकि देखिए अभी 3 रुपए बढ़े हैं, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोलियम कंपनियों को घाटा हो रहा है, एक आंकड़ा ये बताता है कि जब तक ये 17-18 रुपए प्रति लीटर नहीं बढ़ाएंगे, वहां तक कॉप अप करना इनके लिए असंभव है। तो आने वाले समय में क्या हम वो भी देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंडियन कंज्यूमर और हमारी इकोनॉमी मतलब उसके लिए अच्छा नहीं होगा और हमारी ग्रोथ और कम हो जाएंगी और एक्चुअली उसका रिवर्स इम्पैक्ट हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। और ये बात सरकार के इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए हमने आज ये 2-3 रुपए का इंक्रीज देखा है। तो सिंपल बात ये है कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जो मैं पॉइंट एक्चुअली करना चाहती हूँ वो ये है, जो आपने सवाल पूछा कि हम आगे क्या करें, क्योंकि इसका जो सल्यूशन है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में है, वो इंटरेस्ट रेट हाइक में नहीं है, वो पेट्रोल प्राइस से खेलने में नहीं है, वो कहीं और किसी चीज में नहीं है, बट वो स्ट्रक्चरल हमारी इकोनॉमी को अलग तरह से देखने में है। तो अगर हम उसे रेन्यूएबल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट देखें, अगर हम ये देखें कि आपके पास नई टेक्नोलॉजी है, नई इंडस्ट्रियल फ्यूल्स लाने की, अगर हम ये देखें कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम ठीक है थोड़े देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप स्वदेशी अगर खरीदने के लिए कह रहे हैं तो आप ये भी कहिए कि अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप वहां पर एक सेपरेट सेक्शन रखें स्वदेशी और मेड इन इंडिया के लिए, ताकि लोगों को एक्चुअली समझ में आए क्या मेड इन इंडिया है क्या नहीं है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको फिर इन्वेस्ट करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना होगा। अगर लोगों को मेट्रो यूज करनी है तो उनको फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बस की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आज तक का मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हुआ है वो बहुत खराब है, इस सिचुएशन में आपको यही करना था। लेकिन
जो इन डिसीजंस की बात है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, ये अब एक बहुत ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां हम अब किसी का इंतजार नहीं कर सकते। हमें फास्ट डिसीजंस की बहुत जरूरत है ताकि हम ऑयल डिपेंडेंसी कम करें। बिल्कुल, इसको लेकर के चर्चा हमेशा होती है, लेकिन इस दिशा में हम स्ट्रांगली नहीं बढ़ पाए हैं। जैसे ही ये संकट आया, हमारी पोल खुल करके सामने आ गई। विश्वास जी, देखिए, ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करने की बात आज से नहीं हो रही है और नितिन गडकरी इसको लेकर के बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आज ये संकट खड़ा हुआ, सच्चाई सामने आ गई कि ऑयल पे हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा अभी भी है। अभिषेक जी, आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये इथेनॉल का जो कंसेप्ट लाया है, ये इसी अटल जी की सरकार ने लाया था। आज इथेनॉल का ब्लेंडिंग 15% तक गया और 20% तक जाएगा। 20% तक अगर इथेनॉल ब्लेंड होता है, इस 20% से हमारा इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल कम होने वाला है। साथ ही साथ हम सोलर को इतने बड़े पैमाने पे जनरेट कर रहे हैं, सोलर के माध्यम से सोलर पावर भी जनरेट हो रही है और ईवी मशीन का चार्जिंग भी हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के प्रयास शुरू हो गए हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, हमको इसका डिपेंडेंस कम करना ही है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 87% की है। उसको 0% लाने में बहुत तकलीफ होने वाली है। अमेरिका भी एक जमाने में ऐसा ही था, लेकिन आज वो 60% प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए उसकी स्थिति अच्छी है। एक्सप्लोरेशन में हमारे पास ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है उस मुकाबले, लेकिन जब होएगा तो हम लोग भी उसमें आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आपने जो सवाल पूछा, जो 17-18 रुपए तक पेट्रोल डीजल बढ़ेगा क्या, मैं कहता हूँ नहीं बचेगा। नहीं, जब ऑयल कंपनी को मुनाफा होगा, उनके घाटे को पूरा करने के लिए उतना बढ़ाया जाना चाहिए, ये चीज है। हाँ, उसको मिताली जी ने भी कहा कि ये सही नहीं होगा और ये नहीं होगा, वो मिताली जी ने भी क्लियर किया। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उस ऑयल कंपनी से सरकार ने मुनाफा लेकर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की है, तो वही सरकार उनको हेल्प भी करेगी, लेकिन जनता को ऐसा हवा में नहीं छोड़ेगी। उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। इन्फ्लेशन हम ज्यादा बढ़ाना नहीं सकते, बढ़ाना नहीं भी चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि ये संकट की घड़ी बहुत दिन नहीं चलेगी। जिस दिन ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिचुएशन विल बी रिस्टोर्ड बैक टू नॉर्मल। विश्वास जी, आप कह रहे हैं कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन ये अभिषेक जी, प्लीज इफ आई कैन जस्ट स्पीक फॉर 1 मिनट। जी सर, मेरा पूरा रिस्पेक्ट है सरकार के लिए, हम बहुत काम करते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें यही तो अपनी थोड़ी सी सोच बदलनी है यहाँ पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। सर, वही तो नहीं कर सकते, वो मेंटेलिटी ही बदलनी है। हमें नॉर्मल नहीं चाहिए, अब हमें अब दूसरी डायरेक्शन में जाना है, हमें अब रिन्यूएबल एनर्जी की डायरेक्शन में जाना है और हमें इसका एक लेसन लेना है कि हाँ ठीक है, ये अब हो गया, लेकिन आगे जाके हम अलग टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें ताकि हमारा आत्मनिर्भरता आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। कुछ कमेंट। देखिए, जहां तक रिन्यूएबल का सवाल है, सोलर के साथ साथ अभी न्यूक्लियर भी आ गया है, पंप स्टोरेज भी आ गया, हाइड्रो भी आ गया। सभी फ्रंट पे सरकार ये काम कर रही है। मैं हॉर्मुज के इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के तारीख में हॉर्मुज से अगर वो नहीं आता है जहाज, तो उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है, उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, उसका समय बढ़ रहा है। मैं आपको विश्वास जी, देखिए, जब रही बात अगर हॉर्मुज की, हाँ, अगर हॉर्मुज की ही बात है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके के लिए कुछ भी बोलने के लिए नहीं जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने अगर कुछ बोला है तो उसका इंपैक्ट जो है वो जानते हैं कि बहुत लंबा होने वाला है, तभी उन्होंने इस चीज के लिए देश को आगाह किया है और देश से हेल्प मांगी है कि आप देश हित में चीजों को ये करें, क्योंकि वो जानते हैं कि हॉर्मुज आज नहीं खुल रहा। ये सच्चाई है। अभिषेक 75 दिन से आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, 75 डेज से युद्ध चल रहा है। युद्ध शुरू होते से ही विरोधियों ने यही कहा कि भारत अभी संकट में आएगा, 8-10 दिन के ऊपर ज्यादा नहीं टिक पाएगा। 75 डेज तक सर इसको रिपीट कर चुके हैं, इसको पहले आप बोल चुके हैं सर, वो ठीक है। अब आगे तो बढ़े। कंप्लीट आप बीच बीच में बोलते हो, मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि ये सिचुएशन नॉर्मल कब होगी, जब हमारा ये सप्लाई बढ़ेगा। अगर हॉर्मुज से जाएगा तो और कहीं से आ रहा है, और आ रहा है। आज भी 60 डेज का हमारे पास में स्टॉक है। इसलिए मुझे बताओ, इससे अच्छा मैनेजमेंट किसने किया है? केवल 3 रुपए से जिसने दर बढ़ाया उसने किया है, या जो 90 रुपए से बढ़ाया उसने किया है? आपको कंपेरेटिव वे में सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहे हैं विनोद सर। विनोद सर बोलिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सर
अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज इवन स्टेट ऑफ होम्स अगर आज खुल भी जाता है तो ये समस्या अगले 6 महीने तक वापस रिस्टोर नहीं होने वाली है। ये अभी बहुत समय लेगी, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और इसमें कोई डिनायल नहीं है कि इसमें कोई बिल्कुल कहीं हिचक नहीं है कहने में कि सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। विश्वास जी, कहीं इस बात को कोई डिनायल नहीं है। 3 रुपए प्राइस बढ़ाए हैं, बहुत अच्छे, बहुत रीजनेबली इंक्रीज किया। सरकार के पास कोई चारा नहीं था। आज हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हमने ऐसी चीजों की तैयारी हम और ज्यादा देश के लेवल पे, हम पॉलिटिकल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे 75 साल की आपसे बात कर रहे हैं, हम कोई 12 साल की बात नहीं कर रहे कि पिछले 75 साल में हम अपने आप को इतना कुशन्ड क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि हम हर बार जरा सा कहीं कुछ होता है। मैं खाड़ी युद्ध देखता देखता बड़ा हुआ हूं साहब। बिल्कुल, मैं 88 में सीए बना था, मैं तब से देख रहा हूं कि खाड़ी युद्ध की चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में छप गया हो कि जब भी इस देश में कोई समस्या आती है वो खाड़ी युद्ध से आती है। तो खाड़ी मुझे समझ आने में ये लगा कि खाड़ी में सिर्फ युद्ध ही होता है, और जब भी वहां युद्ध होता है मेरा तेल बढ़ जाता है, मेरे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है। बिल्कुल, मतलब लड़ता कोई है, भुगतना हमें पड़ता है। तो हम उसके लिए रेजिलिएंट होने की जरूरत है। और मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को एग्री करते हैं। उनकी आज की नीदरलैंड की स्पीच में भी उन्होंने ये कहा कि हमें रेजिलिएंट आपका सप्लाई चेन करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है सर, हमें बिल्कुल उनके साथ खड़े होना चाहिए। मेरा इतना ही कहना था कि बिल्कुल समय लगेगा, ये जल्दी होने वाला नहीं। बिल्कुल, अस्मा जी बोलिए। Just listening about the analyst who said that it is all about structural reforms. आप बताइए, एक decade almost you are in the government since 2014. Now we are into 2026. एक decade काफी नहीं था आपको ये reforms लाने के लिए। I mean, you blame Nehru for last 1 decade. But what was your preparedness? आपका क्या preparedness था? अगर से Strait of Hormuz की आप जो बात कर रहे हो ना, we do not know, indefinite time हो सकता है, it can drag on more. So what is your preparedness to resolve this entire crisis? We cannot be holding on saying that Strait of Hormuz ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. It is that the question is, as the leader of opposition asked in the month of March, when you were just excited about elections and all, जब ये सवाल पूछा गया था कि आपका प्रिपेयर्डनेस क्या है, वेस्ट एशिया क्राइसिस में वॉर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्यूल क्राइसिस होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आज का WPI इन्फ्लेशन है, आई जस्ट सॉ द फिगर्स, इट वाज 8.3%, विच इज द हाईएस्ट इन 42 मंथ्स। सो ये सवाल पूछा गया था, तब आप लोग ने बोला था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भ्रम फैलाने की आदत है, वो लोगों को डराते हैं। बट टुडे यू आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर फेसिंग द म्यूजिक ऑफ इट। नाउ अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, इंडिसिसिव बीजेपी गवर्नमेंट कुछ एक्ट करेगी या वी जस्ट पीपल हैव टू बेयर द ब्रंट अगेन? Are this government going to act something, or the prices will be increased more and more in the coming days? ये सवाल I want to ask to the BJP spokespersons. Do we expect more of fuel price increase, or there is any management, there is any crisis management in place that Modi ji gonna do it or not? ठीक है, This is one question I want to ask from him. बिल्कुल, विश्वास जी, वही सवाल यही कि क्राइसिस मैनेजमेंट, हम सभी को पता है कि ये परिस्थिति आएगी और इससे भी बुरी परिस्थिति आ सकती है। और इसीलिए मैंने जो पहला सवाल भी मैंने पूछा था मिताली मैम से कि आगे क्या, आगे हमें क्या करना है और उसके लिए हमारी सरकार कितना तैयार है। क्योंकि देखिए, आम जन को राहत चाहिए महंगाई से, इसमें कोई शक नहीं है। अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, हो सकता है आने वाले समय में एलपीजी के दाम भी बढ़े, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो कमर्शियल एलपीजी के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। इसमें क्या हम उसके जगह कोई और विकल्प तलाश रहे हैं? अगर इलेक्ट्रिक पे हम जाना चाहते हैं तो क्या लोगों को, क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, तो हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थोड़े कम कर दें तो लोग शिफ्ट हो जाएं उस तरफ, अवन में खाना बनाना शुरू कर दें, इंडक्शन का इस्तेमाल ज्यादा कर दें, उस तरफ लोग शिफ्ट हों धीरे धीरे, अगर इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थोड़े कम कर दिए जाएं। देखिए, उसी प्रकार से तो प्रयास चल रहा है।
अभी मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ। महाराष्ट्र में अगले 5 साल में इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कम हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इट इज हैपनिंग। इट इज अनप्रेसिडेंटेड थिंग। हम अभी 3 रुपए की सोलार की बिजली 16,000 मेगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड पावर जो हमारी सिस्टम चल रही है, 16,000 मेगावाट बिजली ये पावर सोलर से बन रही है। अन्यथा वो 8 रुपए की बिजली 3 रुपए में बन रही है। सभी प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। अभिषेक जी, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम अज्यूम करते हैं कि मोदी जी ने जितना करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, फेल हो गए, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो मुझे बताइए कि चाइना, जापान, सिंगापुर, अमेरिका सब लोग फेल हो गए। ये संकट ही ऐसा है कि आज तक हम हॉर्मुज़ के द्वारा ही कर रहे थे, अल्टरनेटिव किसी के पास विश्वास जी अभी ठीक है। देखिए अस्मा जी विपक्ष की नेता है, वो बोलेंगे। आपको याद होगा 2014 से पहले जब प्याज के दाम बढ़ते थे, जब सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ते थे, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़क पे उतरते थे। विपक्ष को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करें, मैं आम जन की बात आपसे पूछ रहा था। आपने सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया कि महाराष्ट्र में ये चीजें हो रही हैं। महाराष्ट्र तक हिंदुस्तान सीमित नहीं है। इसी प्रकार की पॉलिसी हर जगह चल रही है। सोलार का उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। सभी प्रकार चल रही है। अभी तो 10 साल हो गए ना, 10 साल बनाम 70 साल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 साल कांग्रेस ने जो काम किया, कुछ किया ही नहीं। गांव-गांव में अभी तक बिजली नहीं थी। मोदी जी आने के बाद 75 गांव में विश्वास जी, आप खुद सोचिए, ये कहना कहीं तक जायज लगता है कि 70 साल तक कुछ नहीं किया? अगर कुछ नहीं करते तो वो 70 साल रह जाते सत्ता में। डबल डिजिट में इन्फ्लेशन कभी गया था जो मनमोहन सिंह साहब के वक्त गया था? तब हॉर्मुज़ का प्रॉब्लम था, वर्ल्ड वॉर था। इसलिए 10 साल में देश ने काफी तरक्की की है। हम पूरी तरह मानते हैं कि हमें और बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या नहीं किया ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। I need to rebut it. 10 सेकंड में जल्दी से फिर विनोद सर के पास जा रहा हूं। जल्दी से अस्मा जी, जल्दी से 10 सेकंड जी। इन्होंने बोला है 70 साल में हमने कुछ नहीं किया। 70 साल में इसरो से लेके BHL से लेके पूरा नेशन तो डेवलप हमने किया है। यहाँ तक तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वर लेड बाय कांग्रेस। जब यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, GDP क्या था किसी को नहीं पता था इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, इंडिया का क्या स्टेटस था? आज इंडिया जो हमने लेके आके इंडिया को एक ग्लोबल पावर का स्टेटस तो कांग्रेस ने दिया है। आप तो इतने आसानी से बोल रहे। 10 साल के सरकार में बीजेपी कुछ कर ही नहीं पाई। यहाँ तक एक छोटा सा जो क्राइसिस वेस्ट एशिया में हुआ, विनोद सर अब देखिए नहीं कर पा रहे। नहीं, इनको जनता ने घर में क्यों बिठा दिया फिर? ठीक है विश्वास से बाहर खा रहे हैं। ठीक है विश्वास जी। और आप बताइए, जनता ने कोई घर में नहीं, जनता ने तो जिम्मेदारी दी है। जाओ इन लोग से सवाल करो। ऑपोजिशन 60% है, आप लोग तो सिर्फ 40% जब सवाल करने का तब राहुल गांधी फॉरेन चले जाते हैं। पार्लियामेंट में कभी सवाल पूछते हैं, फॉरेन चले जाते हैं वो। इन अ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन प्लेज द इक्वल रोल एज अ रूलिंग पार्टी। अनडाउटेडली मैम, बिल्कुल वो सवाल पूछने का हक है। ठीक है विश्वास जी और अस्मा जी। अब एक सेकेंड विनोद सर, अब देखिए जैसा मैंने कहा कि ठीक है, अगर एक तरफ पेट्रोल डीजल पे हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो उसका असर सभी चीजों पे होगा, लेकिन आम जन को अगर आपको राहत पहुंचानी है तो दूसरी चीजें हैं, वहां से अगर आप चाहें तो राहत पहुंचा सकते हैं। आज इलेक्ट्रिसिटी अगर सरप्लस है तो क्या हम जनता को इतनी सी भी राहत नहीं दे सकते कि जो 10 रुपए यूनिट है उससे घटा करके 8 रुपए यूनिट कर दे? LPG से शिफ्ट हो जाएगा आदमी, इंडक्शन की तरफ चला जाएगा, ओवन की तरफ चला जाएगा। कि अभिषेक जी ऐसा है, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। आज सडनली आप अगर कहते हैं कि LPG के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं या उससे ठीक है, आपके हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ जाते हैं। आपके घर में जो पैसा है, अगर आपका खाना अगर महंगा आ रहा है, ग्रोसरी महंगी आ रही है, तो आपने एनर्जी को, LPG को कम कर दिया। पर क्वेश्चन तो ये LPG भी तो अवेलेबल नहीं है। नहीं, LPG के लिए भी तो हमें 41 कंट्रीज मैं इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होने की बात कर रहा। जैसे EV के लिए बात अभी हो रही है कि हाँ जी। अब आप जहां इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो वहां भी तो कहीं ना कहीं फ्यूल कंजम्पशन के साथ ही तो अभी हमारे जितने पावर प्लांट्स हैं, सोलर पे हम शिफ्ट नहीं हो पाए उस स्केल तक जितना हमें चले जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा सोलर जो है, और मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी का सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट है सोलर के ऊपर। मतलब वो सोलर कहते हैं उसको कि वो सोलर का मुझे जाना है। पर मुझे कभी कभी कुछ चीजों में लगता है ऐसा कि हम कहीं लैकअप कर जाते हैं
या तो ये कंट्री पूरे 12 महीने जो है इलेक्शन मोड में रहती है। तो जो उन्होंने कहा था कि चुनाव को हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें और हर महीने हमारे यहाँ दोस्त किसी ना किसी स्टेट में या कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं, तो उससे बाहर निकल करके हमें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को समय ज्यादा देने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं कुछ चूक ऐसी हुई है जो इंफ्रास्ट्रक्चरली हमको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से हम पावर जनरेशन के जो दूसरे मोड्स हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, जिसके अंदर आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिक हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। विश्वास जी ने कहा कि हम न्यूक्लियर की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर से हम प्रोडक्शन कितनी कर पा रहे हैं और कितना न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे पास लगे हैं वो हमने क्रिएट ही नहीं किए, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप कैसे उसको आज सडनली आप 4 दिन में या 2 महीने में तो नहीं लगेंगे वो। प्रॉब्लम तो आज हमारा सवाल पहले भी यही था, जवाब देना है कि हम विश्वास जी ठीक है जी 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 कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बोलिए विनोद सर, उसके बाद एक साथ जवाब दे लीजिएगा विश्वास जी। तो मेरा कहना यह था कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सख्त जरूरत है। कम से कम देखिए हर प्रॉब्लम आपको कुछ लेसन दे करके जाती है। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल मानने को दे। आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, चलिए पिछला खाड़ी युद्ध आप भूल गए हैं, जिसकी भी टेन्योर में हुआ। आज एक आपके सामने एक समस्या खड़ी हुई, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सफरर है हम, क्योंकि हमारा रास्ता वही है, हमारा तेल वहीं से आता है, हमारा 90% ऑयल उस रूट से आता है। वो रास्ता किसी ने बंद कर दिया या खुल जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि वो कल फिर बंद होगा। तो उसका रास्ता निकालने के लिए हमको बाईपास सोचना होगा। बाईपास में हम वहां ऐसी सड़क तो है नहीं कि दूसरी सड़क बना लें, तो हमको अपने सेल्फ 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ का, हमें अपने हमारे यहाँ ब्रेन की कमी नहीं है। हम पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, पूरी दुनिया को हम डिजिटल इकोनॉमी दे रहे हैं, पूरी दुनिया के हार्डवेयर हमारे सॉफ्टवेयर से चलते हैं, हमारे लोग चलाते हैं। मेरा पहले भी कहना ये था कि आईटी जो हमारे पास है, क्यों नहीं हम उसका पूरा इस्तेमाल करके अपने यहाँ सेल्फ रेजिलिएंट के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं, जो जहां पर हमारा पैसा खर्च होता है, जहां फ्यूल का वेस्टेज हो रहा है, आपका डिलीवरी प्लेसेस जो हैं उनको कैसे इलेक्ट्रिक किया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी से मेरा मतलब है टारगेटेड सब्सिडी, ना कि फ्रीबीज। बिल्कुल, आप उन जो गिग वर्कर्स हैं जो आपके यहाँ डिलीवर करने आता है, जिसकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी, सो दैट उसको पेट्रोल डीजल यूज नहीं करना पड़े, तो हम ये चाहेंगे कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट करें। किस तरह से हम ऐसे इलेक्ट्रिक कॉरिडोर्स बनाएं जिससे कि वो सामान आपके घर तक जो पहुंचे। आप गडकरी जी का स्टेटमेंट याद कीजिए, उन्होंने कहा हम सड़क के ऊपर इस तरह से, कुछ कंट्रीज का उन्होंने हवाला दिया था कि रोड के ऊपर एक कॉरिडोर्स हैं जहां से व्हीकल जो इलेक्ट्रिक चल रहे हैं वो सेल्फ चार्ज होते हैं। तो सेल्फ चार्ज करके हमें फ्यूल और डीजल और पेट्रोल को कम, उसकी डिपेंडेंस को घटाना होगा। मैं पूरा अभिषेक जी आपके साथ सहमत हूं, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी उसकी प्लानिंग अगर शुरू कर दी जाए तो कुछ गलत नहीं है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आज एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अंदर आपको इसके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और इस तरह से जितनी भी आपके हिडन इन्फ्लेशन है डिजिटल सर्विसेज के अंदर, जो डिजिटल ऐप के ऊपर है, उसको कैसे हम ट्रांसपेरेंट करें ताकि पता लगे क्या वो जेन्युइनली चार्ज कर रहे हैं या उन्होंने भी आपदा में अवसर ढूंढा और अपने प्रॉफिट्स बढ़ा दिए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जब उनको प्रॉफिट्स हुए तो उन्होंने उसको डिविडेंड की शेप में या बाईबैक में पैसा अपने वापस कर दिया शेयर होल्डर्स को। आई थिंक उनको उसको एक रिजर्व फंड में अब लाना चाहिए। एक सवाल खड़ा होने लगा है कि क्यों नहीं हम उस पैसे को उस इंफ्रास्ट्रक्चर में लाते, या ऐसा कोई ऑयल कंपनी से भी अपना क्वेश्चन क्यों नहीं क्रिएट किया कि जब कभी प्राइस बढ़ेंगे तो हम वहां से सेट ऑफ कर दें, क्योंकि 2 साल से प्राइसेस फ्यूल के वही हैं। बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता इस पे कह सकते हैं कि जब तेल का रेट कम था तो आपने घटाया क्यों नहीं। तो जब उस पैसे को रिजर्व फंड में रखा जाना चाहिए था, जिससे कि आज हम उसको यूज करते। हो सकता है रखा हो, मैं उस पर अभी नहीं, इस डिबेट पे नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर 10 रुपए का अब्जॉर्ब आज भी ले रहे हैं, आज भी ऑयल कंपनीज 10 रुपए लीटर पेट्रोल पर और 13 रुपए लीटर डीजल पर अपने सेल्फ अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मिताली ने ठीक कहा था कि 17 रुपए का आज पूरा कॉस्ट है जो बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन 3 रुपए बढ़ा तो बाकी 14 कहां है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं कोई अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सरकार ने इससे पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कट दिया। तो सरकारें कर तो रही हैं, पर वो एक तरह से फायर फाइटिंग है। वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कंपनी में, आप भी कॉर्पोरेट पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज एक प्रॉब्लम आई तो सब उधर भाग पड़े, वरना वो कंपनियां ग्रो नहीं करती सर, वो फिर फायर फाइटिंग करती हैं। ठीक है, और एक दिन क्रैश कर जाती है। मिताली मैम, उससे बचने की बहुत सख्त जरूरत है। मिताली मैम देखिए, एक आम नागरिक जो है उसके जहन में ये बातें सटीक बैठती हैं, जैसा अस्मा जी ने भी कहा
कि जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो तेल के दाम बढ़े, ऑब्वियस है, लेकिन घटे तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम घटते नहीं हैं। कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए नहीं जाते हैं। एक आम आदमी जो है उसके जहन में ये बातें फिट होती है कि जब बढ़ा तो फिर जब बढ़ाया गया दाम तो घटाना भी चाहिए। इस चीज से आम जनता को आप कैसे ये चीज यकीन दिलाइएगा कि हां वहां क्रूड ऑयल के दाम $110 प्रति बैरल हैं और कल के डेट में वो अगर 60 होते हैं तो तेल के दाम नहीं घटेंगे या नहीं बढ़ेंगे। आम जनता तो यही सोचेगी कि मेरे घर का किचन का माहौल ना बिगड़े, वहां कम से कम रोटी दाल चावल सही मिल जाए। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इस तरह से नहीं किया जा सकता। अभी जो सरकार कर रही है वो बिल्कुल एक करेक्ट डिसीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप छोटा इंक्रीज कंज्यूमर पे करिए, क्योंकि जैसे कल एक्चुअली मैं सुभाष गर्ग जी के साथ भी बहुत बात कर रही थी, तो हमने यही डिस्कस किया कि जो पूरा एक बर्डन है वो देश पर है ना, मतलब इस पूरे जो डेफिसिट का और इस पूरी वॉर का बर्डन है वो पूरे देश पर है। अब कौन उस बर्डन को कितना उठा रहा है, बात ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन। मतलब कुछ सरकार उठा रही है, कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठा रही हैं, कुछ लोग उठा रहे हैं। लोगों पर ऑफ कोर्स सबसे कम बर्डन है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सबसे ज्यादा अभी भारी बर्डन है और सरकार पर भी बर्डन है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो अपना फाइनेंस रेज करेंगी, थोड़ा डेट कैपिटल से उसे फाइनेंस करेंगी, थोड़ा सा पिछले सालों के प्रॉफिट से करेंगी, तो इस तरह से वो एक मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेंगी। तो लोगों को भी एक तरह से समझना होगा, और मुझे ये लगता है कि हमारी जो जनता है, लोग हैं, वो इतने इंटेलिजेंट और मैच्योर हैं कि वो समझ पाए कि हाँ, जब संकट का समय है और फिर जब अच्छे मतलब दिन आएंगे आगे जाके, ठीक होंगी चीजें, तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे भी इतनी प्राइसेस कम नहीं हो रही है, लेकिन उस टाइम पे इतनी प्राइसेस बढ़ाई नहीं गई, तो एक बैलेंस उसकी वजह से हो जाएगा। लोग ये समझते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम केवल एक पार्टी को हर बार ये कहते हैं कि आपने नहीं किया या आपने नहीं किया, लेकिन एक्चुअली ये जो एक प्रॉब्लम है वो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक। क्योंकि आप ये देखिए कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पे अदर पीपल, मतलब अदर पार्टीज आर इन पावर, है ना, कोई एक पार्टी तो है नहीं। और बहुत सारी स्टेट्स में अगर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दूं, वेस्ट बंगाल में आज तक सीएनजी का अडॉप्शन नहीं हुआ है। वहां पे जो ऑटो यूनियंस हैं वो सीएनजी आज भी प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं, हम सीएनजी नहीं लेंगे। आप उनके साथ रीजन नहीं कर सकते, आप उनके साथ कोई लॉजिक नहीं ला सकते। वहां पे उस यूनियन ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ हम सीएनजी ऑटो नहीं चलने देंगे, तो कैलकाटा में सीएनजी आज तक आई ही नहीं है। मैं खुद वहां पे जाके देख चुकी हूँ। तो बहुत यहाँ पर एक माइक्रो लेवल पर भी ये सिस्टम सिर्फ एक मैक्रो लेवल का नहीं है, विजन की बात सिर्फ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की बात भी है कि माइक्रो लेवल पर जो ये हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी से डील करना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे, वो भी एक बहुत जरूरी चेंज है जो अस्मा जी, जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया। दिक्कत है, सभी जानते हैं, और अंदर से आप भी जानते होंगे कि दिक्कत है। मिल लेते हैं, अभी सरकार जो एक्शन ले रही है देखते हैं। मैं अभिषेक जी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ऑपोजिशन, जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने बोला है कि ऑपोजिशन ना, हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग हर इश्यू को पॉलिटिसाइज करते हैं, हम आम जनता की आवाज उठाते हैं। काइंडली डोंट से इट इज अ पॉलिटिसाइजेशन, इट इज द वॉइस ऑफ द पीपल दैट ऑपोजिशन रिफ्लेक्ट्स हियर। ऑपोजिशन ब्रिंग्स अप टू यू एंड मेक्स यू अकाउंटेबल फॉर इट। आप ये मत भूलिए, जब 50 साल सरकार में हम थे तब आपने भी ऑपोजिशन की भूमिका निभाई थी, जब हमारा आपके साथ ऐसा बुरा रवैया नहीं था, हमने आपकी बातें मानी है, हमने आपको इक्वली रिस्पेक्ट दिया है। इन सारे सवालों का जवाब विश्वास जी आपसे। दिक्कतें हैं, समाधान के लिए सारी नजरें आप पर। मुझे जरा विनोद जी को कुछ अवगत करना चाहता हूं मैं कि जहां तक पावर सेक्टर का सवाल है, 2014 में फॉसिल बेस्ड फ्यूल यानी कोल बेस्ड फ्यूल 90% था और बाकी ये रेस था। अभी वो फॉसिल बेस्ड को हमने 60% पर लाया, 40% रिन्यूएबल से लेकर आ रहे हैं। तो ये मात्रा बड़ी तेजी से हम चेंज कर रहे हैं।
एक जमाने में 18 रुपए प्रति यूनिट सोलर का रेट होता था, अब वो 3 रुपए आ गया है। तो इससे पूरी इकोनॉमी चेंज हो रही है, इसमें से हमारा डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल भी कम होने वाला है। उन्होंने और एक बात ये कही कब होगा कि विश्वास जी? हर किसी को इसी बात की आस है कि पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम से कम कर सके, इस दिशा में आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल महंगाई की मार आम जनता पर सीधे पड़ रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। सरकार है जो महंगाई के नाम पर आई थी, और आज महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, ये आपके और हमारे सबके सामने हर 10-10 दिन में, हर 15-15 दिन में मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ाती जा रही है। गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप रुकिए और कुछ दिन और बेहतर